हाँ, देखा जाए लाइव प्रोसेस में पिछली क्लास में मैंने रेस्पिरेशन के बारे में बताया था। आज बताने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कैसे मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे अपन भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का तुम्हें मालूम है डाइजेशन होता है। अब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल या ऑक्सीजन या वेस्ट मटेरियल को कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी सबस्टेंस हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो CO2 हो, इन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है? कितने पार्टों से मिलकर बना होता है? 3 पार्टों से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट कौन सा होता है? देखिए, पहला पार्ट होता है ब्लड। ये पहला पार्ट कौन सा होगा? ब्लड। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? हार्ट। और तीसरा पार्ट कौन सा होता है? ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल, ये 3 पार्टों से मिलकर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना होता है। आज हम बताने जा रहे हैं ब्लड के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ब्लड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ब्लड के बारे में, ब्लड एक टिश्यू है। कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? ब्लड कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और एक स्वस्थ मनुष्य में कितनी ब्लड की क्वांटिटी पाई जाती है? 5 to 6 लीटर पाई जाती है। और ब्लड का pH कितना होता है? अगर जो हम ब्लड का pH अपन देखते हैं तो pH कितना होता है? pH आप देखिए तो pH 7.2 to 7.3 तक होता है, या 7.3 to 7.4 कह दो तो ज़्यादा अच्छा, मतलब स्लाइटली एल्केलाइन होता है। और कितना ब्लड होता है ये भी याद रखना, 5 to 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर ब्लड स्वस्थ मनुष्य में पाया जाता है। और तीसरी बात, ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? तो ये फ्लूइड। ये कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने बताया। ब्लड का pH कितना होता है? 7.3 to 7.4, मतलब स्लाइटली एल्केलाइन होता है। pH कितना होता है? हाँ, pH बता चुके हैं। ब्लड की क्वांटिटी एक हेल्दी पर्सन में कितनी होती है? 5 to 6 लीटर होती है। और ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब एक ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड को हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा, और दूसरा कौन सा होता है? ब्लड कार्पिसल्स होती हैं। ये ब्लड कार्पिसल्स होती हैं। प्लाज्मा पूरे ब्लड का कितने % पार्ट बनाता है? 55% पार्ट बनाता है। कितने % पार्ट बनाता है? 55% पार्ट बनाता है। तो ब्लड 2 पार्टों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड कार्पिसल्स। और ब्लड कार्पिसल्स पूरे ब्लड का कितने % पार्ट बनाती है? 45% पार्ट बनाती है। प्लाज्मा का अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें कंपोजिशन 92% क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। H2O 92% क्या पाया जाता है? H2O पाया जाता है, जल पाया जाता है। और क्या पाई जाती है? इसमें इतना तो वाटर पाया जाता है। दूसरी बात देखा जाए 8 to 9%, ये 8 to 9%, 9% क्या पाई जाती है? प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। ये प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती हैं।
प्रोटीन पाई जाती हैं और स्मॉल अमाउंट में सम पाए जाते हैं अदर सब्सटेंस पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें, प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार की इसमें होती है। एक कौन सी होती है? एल्बुमिन होती है और ये कितने % पाई जाती है? एक तो एल्बुमिन, ऐसे मेजर प्रोटीन कौन सी होती है? एल्बुमिन होती है और ये क्या काम करती है? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बनाती है। तो एल्बुमिन प्रोटीन क्या काम करती है? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बनाती है और एल्बुमिन प्रोटीन का फॉर्मेशन सिंथेसिस कहाँ पर होती है? लीवर में होती है। दूसरी कौन सी होती है? ग्लोबुलिन होती है। ग्लोबुलिन क्या काम करती है? इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होती है और ये एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडीज़ बनाती है। और एंटीबॉडीज़ क्या काम करती है? एंटीजन से बॉडी की सुरक्षा करती है। एंटीजन क्या होते हैं? सुनिए, वो सारे फॉरेन सब्सटेंस, वो सारे बाहरी पदार्थ जो बॉडी के अंदर इंटर करके बीमारियां पैदा करते हैं, उनको क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। मैंने क्या बताया? वो सारे फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी में इंटर करके डिजीजेस पैदा करते हैं, बॉडी को नष्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है? एंटीजन है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? बॉडी के अंदर सिंथेसाइज वो सब्सटेंस जो एंटीजन से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो एंटीबॉडीज़ बॉडी को नष्ट होने से बचाते हैं और एंटीजन बॉडी को नष्ट करते हैं। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन, इसकी सिंथेसिस कहाँ पर होती है? लीवर में होती है। प्लाज्मा सेल करती है। कौन करता है? प्लाज्मा सेल करती है और ये इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होती हैं, बॉडी में रेजिस्टेंस पावर डेवलप करती हैं। और नेक्स्ट कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। ये एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या होती है? ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे कहीं पर चोट हमको लग जाती है तो अगर ये प्रोटीन नहीं होगी तो ब्लड क्लॉट हमारा नहीं होगा और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाने के कारण हमारी डेथ हो जाती है। तो ये 3 प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती हैं। एल्बुमिन का काम क्या है? ब्लड के अंदर ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बनाती है, डेवलप करती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम क्या है? एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है और एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कराती है। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होती है। अगर चोट लग जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। एल्बुमिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन की सिंथेसिस लीवर में होती है और ग्लोबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? प्लाज्मा सेल में होता है। अदर सब्सटेंस में बहुत सारी, जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, यूरिया है, ये सारे सब्सटेंस भी और मिनरल आयन है, वो सब प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने तुम्हें बताया हमारा ब्लड कितने पार्टों से मिलकर बना होता है? 2 पार्ट। और 2 पार्ट मैंने बताया कौन कौन से होते हैं। एक तो मैंने बताया प्लाज्मा और दूसरा कौन सा है? ब्लड कार्पेसल्स। तो प्लाज्मा के बारे में मैंने बता दिया और प्लाज्मा पूरे ब्लड का कितने % पार्ट बनाता है? पूरे ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। और ब्लड कार्पेसल्स पूरे ब्लड का कितने % पार्ट बनाती है? तुमको मैंने बताया, अभी नहीं है, बताया है 45%। ब्लड कार्पेसल्स के बारे में अगर जो अपन देखें तो ब्लड कार्पेसल्स कितने टाइप की होती है? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक होती है आरबीसी।
दूसरी कौन सी होती है? WBC। और तीसरी कौन सी होती है? ब्लड प्लेटलेट्स। कौन सी होती है? ये ब्लड प्लेटलेट्स होती है। ये 3 प्रकार की ब्लड कार्पेसल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट सेल्स। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं RBC के बारे में बात करने जा रहे हैं, ब्लड कार्पेसल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। RBC सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और सबसे छोटी होती है। अगर तुमसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट ब्लड कार्पेसल्स कौन सी हैं, तो आपका आंसर होगा RBC। RBC एक हेल्दी ह्यूमन में कितने पाई जाती है? लगभग 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में पाई जाती है। 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में पाई जाती है। ह्यूमन की RBC कैसी होती है? बाइकानकेव होती है। बाइकानकेव क्यों होती है? क्योंकि RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं और हीमोग्लोबिन RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। और अगर कभी भी तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ब्लड का रेड कलर किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, RBC के कारण नहीं होता है। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए RBC का कलर रेड दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन को देखा जाए, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो RBC के अंदर पाया जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन के अगर देखें तो ये 2 पार्टों से मिलकर के बना होता है। एक होता है हीम। ये कितने परसेंट पाया जाता है? 5% पाया जाता है। और दूसरा कौन सा होता है? ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ये ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ये 95% पाई जाती है। मतलब हीमोग्लोबिन 2 पार्टों से मिलकर बना होता है। एक हीम होता है और दूसरा ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबिन प्रोटीन पाई गई है। ये बात तुम्हें मालूम है? हीम और ग्लोबिन प्रोटीन दोनों आपस में कोऑर्डिनेट बांड के द्वारा जुड़े रहते हैं। कौन से बांड के द्वारा? कोऑर्डिनेट बांड के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब देखा जाए क्या होता है, सुनो भाई। हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन यहाँ पर 1 Hb, एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल को बांधता है? 4 मॉलिक्यूल को बांधता है। और बांध करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फार्मूला क्या होगा? HbO2 का होल 4। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बांधता है, तो सीधा सा आंसर है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बांधता है। तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को बांध करके और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब देखा जाए क्या होता है। हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है और CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है। अगर जो हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इसी फॉर्म में होता है। ये 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है और 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के द्वारा होता है। ये प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। अगर जो हम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो 97% ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू हीमोग्लोबिन एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, but 3% transport
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू प्लाज्मा। तो 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के द्वारा होता है और 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। मैंने तुम्हें बताया है कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करें, ये तो हमने बताया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 2 प्रकार से होता है। 97% हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है और हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये बात याद रखना, हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, अगर CO2 का ट्रांसपोर्ट करें के बारे में देखें तो 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से देखिए कौन कौन से होता है। एक होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। कैसे होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। तो 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट एज अ बाइकार्बोनेट आयन या बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। दूसरी बात देखा जाए, दूसरा पॉइंट, दूसरी बात देखा जाए 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन और 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से कौन कौन से होता है? 70% एज अ बाइकार्बोनेट, 23% बाय हीमोग्लोबिन और 7% किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। ये बातें तुम्हें याद रखना पड़ेगा। कितना किसके द्वारा होता है? दूसरी बात देखा जाए, अगर हीमोग्लोबिन की ग्राम परसेंटेज कम हो जाए, अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है तो एक डिजीज़ हो जाती है और डिजीज़ को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है तो एक डिजीज़ पैदा हो जाती है और डिजीज़ को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। और अगर एनीमिया हो जाती है तो ऐसे फल खाने चाहिए जैसे अनार वगैरह लेना चाहिए, या आप ये पालक वगैरह खाना चाहिए, जैसे हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक, तो अगर ग्राम परसेंटेज हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया डिजीज़ हो जाती है। दूसरी बात देखा जाए, आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन रेड बोन मैरो के अंदर होता है। ये लॉन्ग बोन है, ये ह्यूमरस है, अंदर हालो पोर्शन होगा और हालो पोर्शन के अंदर ब्लड वेसल्स और फैटी सब्सटेंस भरा होता है। उसे क्या कहते हैं? रेड बोन मैरो कहते हैं। रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए अपनी बॉडी के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो आपका आंसर होगा रेड बोन मैरो। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, तो ह्यूमन में आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है। 120 दिन का होता है लाइफ स्पेन। दूसरी बात, अगर आरबीसी ओल्ड हो गई हैं या डेड हो गई हैं तो ओल्ड या डेड आरबीसी को डिस्ट्रॉय कहाँ पर किया जाता है? स्प्लीन में किया जाता है। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं।
मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। दूसरी बात, अगर बॉडी में ब्लड की एक्सेस क्वांटिटी हो जाए तो बॉडी में कहाँ पर स्टोर किया जाता है? लीवर स्प्लीन में स्टोर करके रखा जाता है। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आज स्टार्टिंग की, फिर कल देखेंगे क्या क्या होता है। और लगातार पढ़ते रहिए अच्छे से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, जैसे तुम भी क्लास के अंदर टॉपर बनो और तुम्हारे साथी भी बढ़ें। क्योंकि जब पढ़ाई में कंपटीशन होता है तो पढ़ाई और अच्छी होती है। और खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगातार हमसे पूछते रहिए और कंटिन्यूअस पढ़ाई में आगे बढ़ते रहें। ओके, बेस्ट।